जय हिंद फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस में दोस्तों आज है 20 जुलाई और आज हम तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करेंगे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से। तो दोस्तों आज हम दो इश्यूज डिस्कस करेंगे हिंदू में से जो कि इंडियन हिस्ट्री और कल्चर से ओरिएंटेड हैं। एक तो हम बात करेंगे, ये हिंदू एक्सप्लेन्स में आर्टिकल आया है जहां पे जो नेशनल एम्बलम है उसको लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अब जो नया नेशनल एम्बलम जो इंस्टॉल करा गया है एट द रूफ ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उसके चलते ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि जो शेर उस एम्बलम पे बनाए गए हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव क्यों दिख रहे हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू दी जो हमारा ट्रेडिशनल जो नेशनल एम्बलम है उसमें शेर इतने अग्रेसिव नहीं दिखते हैं, लायंस इतने अग्रेसिव नहीं दिखते हैं। तो ये हम बात करेंगे, थोड़ी सी कल्चरल और हिस्टोरिकल बातें करेंगे नेशनल एम्बलम से ओरिएंटेड। फिर दोस्तों अगला आर्टिकल जो है यहाँ पे हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे। यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि अभी मॉनसून सेशन शुरू हुआ है तो कुछ ना कुछ नए लेजिस्लेशंस, नए अमेंडमेंट्स अभी प्रपोज करे गए हैं तो अभी जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिमेन्स एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज करी गई हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या ये अमेंडमेंट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, उसका रोल और ज़्यादा बढ़ाएगा। और देखिए दोस्तों अगला जो आर्टिकल है तो डॉलर, तो $1 अब 80 रुपये का हो चुका है। तो कोहली जी की सेंचुरी की तो बहुत सारे वेट कर रहे हैं कि कोहली जी की अगली सेंचुरी कब बनेगी, लेकिन विराट कोहली की सेंचुरी बने ना बने, लेकिन अगर हम डॉलर की बात करें तो ये जरूर हो सकता है आने वाले टाइम में डॉलर भी 100 रुपये का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर दे ना। अब ये जो आर्टिकल है इसका क्या इंप्लीकेशन है इकोनॉमी के ऊपर, राइट, इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल इसमें इस पर्टिकुलर आर्टिकल इशू में दो आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में आए थे, डॉलर एट 80 और एक इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में आर्टिकल आया था इसकी इंप्लीकेशंस को लेकर, तो वो दोनों हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन रहेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन आपने कहाँ पे पोस्ट करना है, एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे पोस्ट करना है। Now to get access to this Telegram channel, what you have to do is please check the description box। वहां पे आपको ये लिंक दिखेगा, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे Telegram चैनल का एक्सेस मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता एक्सेस तो आपने इस नंबर पे 6280133177 अपनी टेलीग्राम की ऐप से हमको इस नंबर पे मैसेज करिए और हम आपको ऐड कर देंगे। और इस टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों जो मॉडल बेस्ट आंसर तो चलो पिन करा ही जाता है, साथ में मॉडल आंसर भी अब एवरीडे आपके साथ शेयर किया जा रहा है। चलिए, जो बेस्ट आंसर कल वाला क्वेश्चन था तो वो श्रेयांशी का रहा है। श्रेयांशी वेरी वेल डन, वेरी गुड। नाउ अब यहाँ पे मोटे तौर पे जो बात पूछी गई थी, जो ग्लोबल गवर्नेंस है, देखिए ग्लोबल गवर्नेंस क्या डिमांड करता है। ग्लोबल गवर्नेंस ज्यादा सेंट्रलाइजेशन डिमांड करता है कि डिसेंट्रलाइजेशन डिमांड करता है। बेसिक सी ये बात थी कि अभी इतनी सारी बॉडीज हैं, यूएन है, यूएनएससी है, WHO है, यूएनएचआरसी है, IMF, वर्ल्ड बैंक, लेकिन इन सब बॉडीज होने के बावजूद भी गवर्नेंस जो हो वो गवर्नेंस इतनी ज्यादा हम स्ट्रेंथन नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसको लेके बातें यहाँ पे करी गई हैं तो बहुत अच्छा इन्होंने बहुत सारे डायमेंशंस यहाँ पे डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने यूएनएससी की बात करी है, यहाँ पे इन्होंने यूएनएचआरसी की बात करी है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। फिर अगर हम बात करें, देखिए बहुत सालों से हम बात सुनते आ रहे हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेके, लेकिन कहाँ है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट? अभी भी रशिया और यूएसए के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं, है ना। और हालांकि रशिया और अमेरिका कितने सालों से न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं। हमको इंडिया को बहुत सारे पार्ट सुनने को मिलते हैं कि जी इंडिया को भी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के टुवर्ड्स मूव करना चाहिए, इंडिया को अपना जो स्टेटस है एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट अबैंडन कर देना चाहिए, लेकिन बाकी दुनिया कहाँ पे है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात हो, राइट, तो ये तमाम मुद्दे यहाँ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली सारे के सारे जो ऐसी तमाम बॉडीज हैं जो ग्लोबल गवर्नेंस के टुवर्ड्स ओरिएंटेड हैं, क्या क्या उसमें कमियां हैं, तो ये सब उन्होंने यहाँ पे लिखा है। और बहुत अच्छा है कि उन्होंने वे फॉरवर्ड का स्ट्रक्चर भी बनाया है यहाँ पे, तो आप इस आंसर को पढ़ सकते हैं। वेरी वेल डन श्रेयांशी, प्लीज डू मेंशन कि आपने कितने टाइम में आंसर लिखा है। नाउ अब आज का जो पहला इशू है द आउटरीच ओवर द न्यू नेशनल एम्बलम। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये जो वैसे तो हमारे एम्बलम में 4 शेर होते हैं, 3 हमको विजिबल रहते हैं, एक पीछे रहता है। अब ये थोड़े अग्रेसिव दिख रहे हैं, है ना। ऑपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिख रहे हैं, दांत थोड़े इनके लंबे हो गए हैं, है ना। आमतौर पे अगर हम बात करें जो हमारा ट्रेडिशनल जो नेशनल एम्बलम है तो वो आप देखा होगा आपने, बहुत बड़ी ऐसे है दिखने में। अब इसमें ज़्यादा ये जो शेर हैं अग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं, है ना। अभी अगर एम्बलम की बात करें, थोड़ा अब अगेन यहाँ पे कल्चरल रिस्पेक्ट, हिस्टोरिकल रिस्पेक्ट की हम बात करें तो ये जो एम्बलम है ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ जो हमारा पिलर है, सारनाथ यानी कि जहाँ पे बुद्धा जी का पहला सेशन कंडक्ट किया गया था। बुद्धा जी ने जो पहला सरमन दिया था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ठीक है, तो ये जो 4 एशियाटिक लायंस हैं दे आर अ पार्ट ऑफ द नेशनल
नेशनल एम्बलम, जिसमें से 3 लाइन जो है वो हमको विजिबल रहते हैं और एक पीछे रहता है, हिडन रहता है। ये कहां से लिया गया है? ये जो एम्बलम है ये लिया गया है फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्परर अशोका। ठीक है, ये 7 फीट टॉल स्कल्पचर है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है करेज, पावर और प्राइड। ठीक है, यानी कि आप शौर्यता की बात करें, ठीक है, हम शक्ति की बात करें और गौरव की बात करें, गर्व की बात करें, ये चीजें रिप्रेजेंट करता है। ये 250 BC में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? टू कमेमोरेट द फर्स्ट सर्मन ऑफ गौतम बुद्धा, जो कि सारनाथ में हुआ था। और ये जो 4 लायंस हैं, ये 4 लायंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों ये जो एम्बलम है, दिस इज माउंटेड ऑन अ बेस ऑफ फ्रीज ऑफ स्मॉलर स्कल्पचर्स। देखिए अब यहां पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ये व्हील दिख सकता है, धर्म चक्र की हम बात करते हैं, इसमें 24 स्पाइक्स हैं, फिर एलिफेंट है, लायन है, ठीक है, इसमें 4 जानवर भी हैं नीचे अगर एम्बलम की बात करें, हॉर्स है, लायन आ जाता है, एलिफेंट आ जाता है, बुल आ जाता है। अब ये जो 4 डिफरेंट एनिमल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये 4 दिशाएं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दे आर द गार्डियंस ऑफ द 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ व्हील। तो ये हमारा व्हील आ जाता है, ये हमारा व्हील है। ठीक है, ये व्हील को हम अपने नेशनल फ्लैग में भी देखते हैं। ये जो व्हील है रिप्रेजेंट करता है धर्म चक्र ऑफ द बुद्धिज्म ऑन ऑल 4 साइड्स। हर एक चक्रा के और व्हील के 24 स्पोक्स होते हैं और ये जो चक्रा है लेटर इट वाज आल्सो अडॉप्टेड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल फ्लैग। अब सिग्निफिकेंस ऑफ सारनाथ पिलर की हम बात करें तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि अशोका जी पहले बहुत अग्रेसिव पॉलिसीज फॉलो करते थे, बहुत अग्रेसिव पॉलिसीज ऑफ कॉन्क्वेस्ट परस्यू करते थे, लेकिन कलिंगा के युद्ध के बाद वो थोड़ा हिल गए, वो थोड़ा सा मेलो डाउन कर गए। उनको लगा कि उन्होंने क्या कर दिया, इतने सारे लोगों को मार दिया है, और वो बुद्धा जी के रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। उन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया और एम्फोसिस कहाँ रखा? नॉन वायलेंस के ऊपर, अहिंसा के ऊपर। ठीक है, और लड़ाई का तौर तरीका उन्होंने बिल्कुल त्याग दिया। अब इसके चलते उन्होंने ना, अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ सारनाथ पिलर की बात करें, सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ द प्लान ऑफ अशोका कि कैसे वो बुद्धा जी की जो टीचिंग्स हैं उनको और ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो स्प्रेड करने के लिए उन्होंने ये जो मेजर और माइनर एडिक्ट्स थे उसके जरिए उन्होंने बुद्धा जी की जो टीचिंग्स हैं अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट उन्होंने टीचिंग्स को स्प्रेड करा। अब embracing the emblem by the Constituent Assembly by our founding fathers of the Constitution, तो जैसे हमको आज़ादी मिली तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने यह तय करा कि जो सारनाथ पिलर है जो अशोकन कैपिटल का, दिस विल बी द नेशनल एम्बलम। ठीक है, तो इट वाज फेल्ड कि ये जो पिलर है ये एपिटोमाइज करता है पावर, यानी कि शक्ति, शौर्यता, गौरव, गर्व और कॉन्फिडेंस को ऑफ द फ्री नेशन। अब ये जो इपिक्ट है, अब अगेन इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रीलिम्स में कई बार पूछी जाती है, मुझे याद है 2014 के प्रीलिम्स में भी आया था, है ना। सत्यमेव जयते की बात करें, कहाँ से उठाया गया है? मुंडका उपनिषद से उठाया गया है। ठीक है, तो ये जो एम्बलम है डिपेक्ट करता है 2 डायमेंशनल स्कल्पचर जिसमें लिखा होता है सत्यमेव जयते, यानी कि सच की हमेशा जीत होती है, ट्रूथ ओनली ट्रायम्फ्स। और ये जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडका उपनिषद से लिया गया है, रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। नाउ अब इसको एम्ब्रेस करा, तो जब हम रिपब्लिक बने, ठीक है, पहला जो रिपब्लिक डे होता है जनवरी 26, 1950 को, तो जो लायन कैपिटल है अशोका का सारनाथ में ऑफिशियली बना नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इस एम्बलम, ये जो एम्बलम है ये रिप्रेजेंट करता है द सील ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो यहां पे दोस्तों हम बात करेंगे दीनानाथ भार्गव जी की, जो कि एक स्टूडेंट थे, शिष्य थे नंदलाल बोस जी के, जिन्होंने ये एम्बलम को बनाया था। ठीक है, अब दीनानाथ भार्गव जी वो काफी यंग थे उस टाइम पे, ही वाज इन हिज 20s। अब उनको जिन्होंने एम्बलम बनाया था नंदलाल बोस जी ने एडवाइस किया कि भाई आप कलकत्ता के जू में जाइए, कोलकाता जू में जाके ऑब्जर्व करके आइए लायंस को क्लोजली, सो एज जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है लायंस का वो क्या है वो हम कैप्चर कर सकते हैं एम्बलम जब हम बनाएंगे। ठीक है, और इसके लिए वो काफी दूर गए, 200 किलोमीटर तक का उन्होंने सफर तय करा जंगलों में, कोलकाता के जंगलों में जाके लायंस के फेशियल एक्सप्रेशंस को देखने के लिए, और उस तरह से एम्बलम पे नंदलाल बोस जी ने फिर वो डिजाइन करा। तो ये दीनानाथ भार्गव जी हैं जो कि नंदलाल बोस के जो स्टूडेंट थे, इनकी डेथ हो गई थी 2016 में। नाउ अब रीसेंट कंट्रोवर्सी क्या है जिसके कारण हमने इशू डिस्कस करा? देखिए कंट्रोवर्सी है तो कंट्रोवर्सी एनालिटिकल नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात थी, जब जो पीछे हमने 2-3 स्लाइड्स में बात डिस्कस करी है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज फार एज कल्चर इज कंसर्न, एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न, फ्रॉम आवर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम आवर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। अब अगर लेटेस्ट रेप्लिका की बात करें तो 2 डिजाइनर हैं, देओर एंड मोजेस। ठीक है, सुनील देओर एंड मोजेस, जिन्होंने ये स्टील पिलर सपोर्ट ऑफ 6500 kgs बनाया है। अब ऑपोजिशन पार्टी का ये भी कहना है कि बहुत सारे पैसे वेस्ट करें नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो एक डिफरेंट डिबेट आ जाती है कि अब ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि ये जो आपने जो बनाए हैं, जो शेर बनाए हैं, बहुत अग्रेसिव दिख रहे हैं। ठीक है, आमतौर पर जो हमारा जो ट्रेडिशनल नेशनल एम्बलम है उसमें जो शेर एशियाटिक लायंस जो हैं वो इतने ज़्यादा
अग्रेसिव नहीं है ना। नाउ दिस अमाउंटेड टू टैम्परिंग विद द ओरिजिनल इन अ हरी टू मीट द डेडलाइन ऑफ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो ऑपोजिशन का ये कहना है कि शायद जो एम्बलम पे जो शेर बनाए गए हैं शायद बहुत जल्दबाजी में बनाए गए हैं, बिकॉज जो डेडलाइन है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो सेंट्रल विस्टा, अब जैसे वी आर इन द 75th रिपब्लिक, 75th इंडिपेंडेंस डे, राइट, तो अब जो डेडलाइन सेट करी गई थी 15 अगस्त 2022 से पहले की करी गई थी। तो ऑपोजिशन का कहना है कि जल्दबाजी में बनाया गया है। पीएमओ का क्या कहना है? पीएमओ का कहना है कि नहीं, हमने जल्दबाजी में नहीं बनाया, इसको पूरे डिजाइनिंग में, इसकी पूरे प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, ठीक है, इसको बनने में इसकी 8 स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन थी, ठीक है। ऑपोजिशन का चार्ज क्या है कि ये जो आपने नया नेशनल एम्बलम बनाया है, इसने कंप्लीटली चेंज कर दिया है कैरेक्टर एंड द नेचर ऑफ द लायंस ऑन द अशोकास पिलर एट सारनाथ। चलिए, सो दोस्तों, जो न्यू एम्बलम है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये ऐसा न्यू एम्बलम दिखता है। अब अगला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, यहां पे बात करें जा रही है जो अमेंडमेंट प्रपोज करी गई है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट की, ठीक है ना। दोस्तों, पहले तो हम इसके बारे में समझें। देखिए, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, ये जो बिल है, मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट में, ठीक है, तो नए नए लेजिस्लेशंस इंट्रोड्यूस करे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बिल है, दिस विल प्रोवाइड मोर पावर, मोर टीथ टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए, जो सेक्शन 20 है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट का ऑफ 1958, ये लास्ट अमेंड करा गया था 2010 में, तो 12 साल हो चुके हैं। अब इस अमेंडमेंट के चलते प्रोहिबिट करा गया था कि किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन विद इन 100 मीटर ऑफ रेडियस ऑफ ऑल द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, विद इन 100 मीटर रेडियस कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं करी जा सकती है। जो लैंडस्केप है सराउंडिंग अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बाय द ASI, वहां पे कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं करी जाएगी। और ये जो एक्ट है रेगुलेट करता है एक्टिविटीज विद इन अनदर 300 मीटर रेडियस ऑफ द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स बाय द ASI। अब ये जो नया बिल है क्या एनवाइसेज करता है? अब ये जो नया बिल है ये प्रपोज करता है इस पर्टिकुलर सेक्शन को, सेक्शन 20 ऑफ दिस एक्ट को रिवाइज करने के लिए। अब हेंसफर्थ अब यहाँ पे कोई एक्सपर्ट कमिटीज बनाई जाएंगी जो कि डिसाइड करेंगी, तय करेंगी कि कितनी सीमा होगी प्रोहिबिशन की या रेगुलेशन की अराउंड द लैंडस्केप्स ऑफ द ईच मॉन्यूमेंट एंड एवरी जो प्रोटेक्टेड साइट्स है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 3700 से ज्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स को प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब अगर हम बात करें, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, हरप्पन सिविलाइजेशन हो, मोहनजोदारो सिटीज़ हो, हरप्पन सिटीज़ हो, ठीक है, उसके बाद आगे हम जनपदास, महाजनपदास की बात करें, ठीक है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, उसके चलते बहुत सारे नए कल्चर्स प्रोपोगेट हुए थे, नए ट्रेड रूट्स बने थे, ठीक है, आगे जाके बहुत सारे टेम्पल कल्चर्स आए थे। या अगर हम दिल्ली सल्तनत पीरियड की बात करें, दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर की बात करें, मुगल आर्किटेक्चर है, राजपूत आर्किटेक्चर है, ब्रिटिश राज आर्किटेक्चर है, या जो हमारा हेरिटेज है विच इज़ एसोसिएटेड विद द फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये सारा का सारा जो हेरिटेज है, बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, टैंजिबल हेरिटेज की बात करें, इनटैंजिबल हेरिटेज की बात करें, ये सारा का सारा कौन प्रिजर्व करता है, कौन कंजर्व करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और हिस्टोरिकली हर एक मॉन्यूमेंट जो है ये इंटेग्रली कनेक्टेड है टू द लैंडस्केप सराउंडिंग ऑल दीज मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ लैंडस्केप की बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। सो पट्टादकल टेम्पल्स की बात करें जो कि कर्नाटका में है, ठीक है, तो ये मल्लप्रभा रिवर, यानी कि मल्लप्रभा जो रिवर है फ्लो करता है इन टेम्पल्स के अराउंड, मल्लप्रभा वैली आ जाती है यहाँ पे जहाँ पे पट्टादकल टेम्पल्स हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है चालुक्यन आर्किटेक्चर का, ठीक है। तो लैंडस्केप क्या है? लैंडस्केप है जो यहाँ पे मल्लप्रभा रिवर है, जो मल्लप्रभा वैली है, वो यहाँ पे लैंडस्केप आ जाता है। या अगर हम बात करें मुनसर तालाब की, यानी कि मुनसर लेक की बात करें, जो कि कंस्ट्रक्ट करा गया था बाय मिनल देवी, जो कि मदर थे जय सिम्हा सिद्धाराज के, अगेन चालुक्यन डायनेस्टी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर हम पट्टादकल टेम्पल्स की बात करें तो बिटवीन 7th to 8th सेंचुरी AD ये बनाए गए थे, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुनसर तालाब की बात करें तो ये सेंटर पीस था ऑफ अ लैंडस्केप कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरलॉकिंग पॉइंट्स, ठीक है। अगर हम बात करें लखनऊ के इमाम बाराज की, इमाम बाराज यानी कि जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है, अब लखनऊ के जो इमाम बारा हैं वो किसके द्वारा बनाए गए थे? कंस्ट्रक्टेड बाय द नवाब ऑफ अवध, ठीक है, साहब-उद-दौला। अब ये जो लखनऊ के इमाम बारा है, इनका जो लैंडस्केप है, यानी कि इसके जो आसपास जो एरिया है वो क्या है? मार्केट्स हैं, पैलेसेस हैं, ठीक है, प्रोसेशनल रोड्स हैं, गार्डन्स हैं। तो जो लैंडस्केप है इन मॉन्यूमेंट्स के सराउंडिंग, चाहे वो टेम्पल्स हैं, चाहे वो कोई दरगाह है, चाहे वो कोई टूम्ब है, तो जो लैंडस्केप है वो लैंडस्केप को भी प्रिजर्व करना, कंजर्व करना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। नाउ अगर हम पट्टादकल टेम्पल की बात करें तो अगेन थोड़ा सा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बात आ जाती है। तो ये 7th और 8th सेंचुरी CE में बनाए गए थे। हिंदू और जैन टेम्पल्स यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। और ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ मल्लप्रभा रिवर इन बागलकोट डिस्ट्रिक्ट, और ये यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर्ड एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है।
चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ लैंडस्केप्स की बात करें। अब ये हमारा टैंजिबल हेरिटेज आ जाता है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। अब सिग्निफिकेंस ऑफ लैंडस्केप की बात करते हैं। देखिए अब आज़ादी के बाद पिछले 75 ईयर्स में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि एएसआई ने प्रोटेक्ट करे हैं, कंजर्व करे हैं। अब उसके आसपास के जो लैंडस्केप एरिया हैं उसको कंजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली की बात करें, ठीक है, दिल्ली में कितना सारा रिच आर्किटेक्चर पाया जाता है, चाहे वो मुगल आर्किटेक्चर है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर की बात करें, चाहे वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, ठीक है, या वो एंशंट आर्किटेक्चर की बात हो। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल पुराना किला है, लाल किला है, ठीक है, कुतुब मीनार है। अब उसके आसपास जो लैंडस्केप है वो इतने सालों में कितना ट्रांसफॉर्म हुआ है। इनफैक्ट उसके जो जैसे अगर हम पुराना किला की बात करें, इसके आसपास जो लैंडस्केप था वो कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म हुआ, ठीक है। अब देखिए पार्टीशन के बाद है ना, जब भारत आज़ाद हुआ था कितने सारे लोग एज रिफ्यूजीज उन्होंने आके दिल्ली में उन्होंने सेटल किया, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे अपनी सेटलमेंट्स बनाई, ठीक है। एज दीज रिफ्यूजीज दे रीसेटल्ड इन वेरियस नेबरहुड्स एंड सिटीज, दीज ग्राउंड्स यानी कि जो लैंडस्केप्स हैं सराउंडिंग दी मॉन्यूमेंट, सराउंडिंग दी सेक्रेड, सराउंडिंग दी मॉन्यूमेंट्स कंजर्व्ड और प्रिजर्व्ड बाय द एएसआई। नाउ दीज ग्राउंड्स इमर्ज्ड एज पब्लिक स्पेसेस फॉर एक्सरसाइज, फॉर प्रेयर मीटिंग्स, फॉर प्रोटेस्ट एंड फॉर मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। अब अगर हम ग्रीन एजेस की बात करें अराउंड द दिल्लीज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, चाहे वो कुतुब मीनार है, चाहे वो लाल किला है, चाहे वो पुराना किला है, ठीक है, चाहे वो हुमायूं टूम्स की बात करें। अब ये जो जगहें हैं ग्रीन एजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, है ना, खास करके सर्दियों में, ठीक है, बहुत सारे जानवर हैं जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ का वातावरण कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, यहाँ का इकोसिस्टम कंजर्व करना, ठीक है, इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर द पीपल लिविंग इन दिस एरिया एज वेल एज फॉर द फ्लोरा एंड फौना रिजाइडिंग इन दिस एरिया। अब इंडेंजरिंग द कॉमन्स की यहाँ पे बात आती है। तो अगर हम रीऑर्गेनाइज करते हैं लैंड अराउंड द एएसआई मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम डिप्राइव कर रहे हैं जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जो वहाँ पे एनिमल कम्युनिटीज़ रहते हैं, ठीक है। बिकॉज अब ये जो लैंडस्केप है ये भी उनका उतना ही है, ठीक है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। अब वो जो लैंडस्केप सराउंडिंग दैट मॉन्यूमेंट है उसको कंजर्व करना एक ड्यूटी बनती है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी ड्यूटी बनती है। तो वहाँ पे कोई छेड़छाड़ ना हो, वहाँ पे कोई ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ना हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, नहीं तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा वीकन होगा, ठीक है। और एज इट इज़ वेरी वेल नोन कि बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे देश में दे आर ऑलरेडी थ्रेटन्ड बाय द एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेस। फॉर एग्जांपल अगर हम ताजमहल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपने एनवायरनमेंट भी पढ़ा होगा, एसिड रेन के बारे, जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन और सल्फर के जब बारिश के साथ मिलते हैं तो एसिड रेन होता है। अब एसिड रेन के चलते जो वाइट मार्बल है ताजमहल का, है ना, वो येलो हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेस। इससे जो उसका लैंडस्केप है, ताजमहल के आसपास का जो लैंडस्केप है वो भी खराब हो रहा है, वहाँ के आसपास का जो फ्लोरा फौना है वो भी खराब हो रहा है, ठीक है। नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ आर्किटेक्चर की जहाँ पे बात आती है, देखिए अब अगर कोई हिस्टोरियन है जो वेल ट्रेंड हिस्टोरियन है, उसके लिए आर्कियोलॉजिकल साइट के जो अराउंड का एरिया है, जो सराउंडिंग एरिया है, वो भी किताब की तरह है, ठीक है, वो भी किताब की तरह है जिसको रुचि होगी उस हिस्टोरियन को और एक्सप्लोर करने के लिए। जो भी लैंडस्केप है, जो भी एरिया है, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो डेजर्ट हो, ठीक है, चाहे वो सूखा लैंड हो, चाहे वो फर्टाइल लैंड हो, लेकिन जो भी वो एरिया है वो भी एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी बनता है फॉर द हिस्टोरियंस, ठीक है। इतने सालों में आज़ादी के बाद की हम बात करें, देखिए बहुत ज़रूरी है सड़कें बनाना, मेट्रो प्रोजेक्ट बनाना, हाईवेज बनाना, लेकिन हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने आर्कियोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे सुना है? क्या हमने स्टडी रिलेटेड टू आर्कियोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट करा है? अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, दिस हैज लेड टू व्हाट, शैटरिंग ऑफ एन अनटोल्ड नंबर ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स एंड कैजुअल कलेक्शन ऑफ मेनी अदर्स, ठीक है। तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारा जो टैंजिबल हेरिटेज है उसको हम लूज करें। तो ऐसी बहुत सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जो कि हमको पता लग सकती है ऑफ द लैंडस्केप सराउंडिंग दीज मॉन्यूमेंट्स विच आर कंजर्व्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और अगर उस इंफॉर्मेशन के बारे में हमको जानकारी मिलेगी तो हम अपने हेरिटेज के बारे और पता लगा सकते हैं और अपने टैंजिबल हेरिटेज को और कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जो कंजर्वेशन आर्किटेक्ट हैं रितिश नंदास टीम एट हुमायूं टॉम्ब, उन्होंने एक चीज डिस्कवर करी थी, उन्होंने एक और बहुत बड़ी बिल्डिंग डिस्कवर करी थी सराउंडिंग हुमायूं टॉम्ब, ठीक है। और वो जो अब देखिए, अब अगर हम लैंडस्केप को स्टडी कर रहे हैं, अगर हम अपने टैंजिबल हेरिटेज को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अब उसके चलते क्या है, उसके चलते हम बहुत सारा इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी कर सकते हैं। तो ये जो एडिफाइस यानी कि लार्ज बिल्डिंग जो कि रितिश नंदा की टीम ने डिस्कवर की थी सराउंडिंग हुमायूं टॉम्ब, अब उसकी प्रेजर्वेशन के चलते, ठीक है, उसके आर्किटेक्चर के प्रेजर्वेशन के चलते बहुत सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करी गई थी टू दी बस्ती विच वाज सराउंडिंग दी हुमायूं टॉम्ब, ठीक है, जो मोहल्ला था हुमायूं टॉम्ब के सराउंडिंग। भुवनेश्वर की बात करें, ओडिशा की सरकार हैज़ फॉर्मुलेटेड अ स्कीम कि कैसे वहाँ के जो टेम्पल्स हैं, टैंक्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है,
ठीक है, तो ये रीजनल आइडेंटिटी को नर्चर करना, हैबिटेट्स को रिस्टोर करना बहुत जरूरी है, तभी हम टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकेंगे। टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रेजर्वेशन ऑफ आर्किटेक्चर में भी आ जाता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टूरिज्म एक्टिविटीज जनरेट करने में भी आ जाता है। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अब ये तो नहीं पता कि जो नया बिल है कि किस तरह से इट विल गिव मोर पावर टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कि किस तरह से इट विल गिव मोर टीथ टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो कमिटीज बनाई जा रही हैं किस बेसिस पे बनाई जा रही हैं, और ये कमिटीज किस क्राइटेरिया पे तय करेंगे कि भी जो लैंड यूज है अराउंड द मॉन्यूमेंट्स उसको किस तरीके से यूज करना चाहिए, क्या चीजें हैं जो प्रोहिबिट होंगी, क्या चीजें होंगी जो रेगुलेट होंगी, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, वो क्राइटेरिया भी हमारे सामने नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अंत में कंक्लूड करते हैं कॉलमनिस्ट कि इट इज हाई टाइम कि न्यू पार्टनरशिप्स आर फॉर्म्ड विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो कि कमिटेड हैं कि हम अपने पास्ट को, अपने एंशिएंट को, अपने प्राचीन काल को और कैसे ज्यादा रिगरसली और एंथुसियास्टिकली स्टडी कर सकते हैं। चलिए, सो दोस्तों हम लास्ट आर्टिकल जो आज डिस्कस करेंगे, व्हाट ₹80 टू अ डॉलर मींस, राइट नाउ। कंटेक्स्ट की बात करें, अगर हम इंडियन रुपये की बात करें तो जो साइकोलॉजिकल बैरियर था कि भी हम 80 अगेंस्ट द डॉलर, तो ये कल हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे। शाम के टाइम जो सेटल हुआ 79.95 पे हुआ था अगेंस्ट द डॉलर। द रुपी हैज़ बीन अंडर प्रेशर। अब ये करेंसी हमारी डिप्रिशिएट करना या डॉलर की करेंसी अप्रिशिएट होना, डॉलर का स्ट्रेंथन करना, ये केवल रुपये के कंटेक्स्ट में नहीं है, और भी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें, बाकी अगर फॉरेन करेंसीज की बात करें, वो भी डेप्रिशिएट कर रही हैं अगेंस्ट द डॉलर। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। अब रशिया यूक्रेन का युद्ध है, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी हो रही है, ठीक है, वोलेटिलिटी है हमारे ऑयल प्राइसेस की अगर बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी, तो बहुत सारे जो देश हैं, खास करके जो डेवलप्ड देश हैं, वो अब एक बहुत टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। पहले तो बहुत एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहे थे कि कैसे और ज़्यादा लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ किया जा सकता है अपनी खुद डोमेस्टिक इकोनॉमी में। ठीक है, अभी रिसेंटली फेड रेट, जो यूएस का फेडरल बैंक है, रेट हाइक किया था उन्होंने बाय 75 बेसिस पॉइंट। ठीक है, उसके चलते बहुत सारा जो फॉरेन पोर्टफोलियोज जो हैं, यानी कि जो FIIs की बात करें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो पैसा जो है, वो उसका हमने बहुत आउटफ्लो देखा फ्रॉम द इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया एज वेल। और जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि वैसे तो इमर्जिंग इकोनॉमीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, बिकॉज प्राइमरली अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन हो, वो बहुत एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, जिसके चलते जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था बहुत कम था, तो पैसा बहुत ज़्यादा था उनके पास, उनके डिस्पोजल में, इमर्जिंग इकोनॉमीज में इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आउटफ्लोज के चलते जो इन्वेस्टर्स हैं वो डेवलप्ड इकोनॉमीज में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज अब डर है रिसेशन का। और महंगाई की जो प्रॉब्लम है वो अमेरिका में या इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया भर में ये प्रॉब्लम चल रही है। Now, is it a cause of concern? देखिए, अक्रॉस द वर्ल्ड करेंसीज हैव फॉलन अगेंस्ट द डॉलर। हमारी करेंसी की बात करें फिर भी कंपेयर टू द अदर करेंसीज हैज फेड अ लॉट बेटर। ठीक है, अब इन्फ्लेशन भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो हर एक देश का जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, जैसे हमने रेपो रेट हाइक किया अभी रिसेंटली। इन्फ्लेशन अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा है, 9% है ना। अमेरिका में भी मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले हैं, जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा गिर रही है। ठीक है, अब मैनी एक्सपेक्ट के जो फेडरल बैंक है वो आने वाले टाइम में और ऐसे सक्सेसिवली जो इंटरेस्ट रेट उसको हाइक करेगा। ठीक है, अभी जो अगली मीटिंग होनी है नेक्स्ट वीक फेडरल बैंक की, उसके चलते भी उम्मीद है कि 75 बेसिस पॉइंट और हाइक देखने को मिलेगा। तो रुपये के ऊपर प्रेशर, चलो ये ग्लोबल फैक्टर्स के कारण तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो हायर करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके कारण भी रुपये के ऊपर बहुत प्रेशर है। अभी जो पीछे डेटा आया है अप्रैल से जून क्वार्टर का 2022 का, तो वहां पे डेटा वो बताता है कि जो गुड्स का ट्रेड डेफिसिट है दैट इज अराउंड अबाउट $70 बिलियन। नाउ अब मेजर्स क्या क्या उठाए गए सरकार और RBI के द्वारा। ठीक है, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम रिलैक्सेशंस, अगर हम बात करें NRI डिपॉजिट्स के ऊपर, या ईजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगेन फिस्कल रिस्पॉन्स और मॉनेटरी रिस्पॉन्स दोनों यहां पे आ जाता है। फिस्कल यानी कि सरकार के द्वारा, और मॉनेटरी यानी कि RBI के द्वारा। सेंट्रल बैंक ने रिसेंटली भी अनाउंस करा था कि भी जो सेटलमेंट ऑफ इंडियन ट्रेड है वो रुपीस में हो सकता है। हालांकि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो हमारे पास नहीं है ना। लेकिन रिसेंटली जैसे चलो अभी हम रशिया से तेल ले रहे हैं, रशिया बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में तेल दे रहा है, और लेकिन रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए गए हैं, तो रशिया से हम डॉलर्स में तेल नहीं बाय कर सकते हैं। तो रुपी रूबल अग्रीमेंट भी हमने जो मैकेनिज्म था वो भी एक्सप्लोर करने की बात हमने सोची थी। लेकिन अभी हम रुपीज़ में भी इंटरनेशनल ट्रेड को सेटल कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने कुछ जर्मनी से सामान इंपोर्ट करना है। अब जर्मनी से इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो डॉलर्स में करेंगे, तो पहले हम रुपीस के बदले डॉलर्स लेंगे, फिर हम इंपोर्ट करेंगे जर्मनी से। अब अगर हम चाहें तो सीधा रुपीस में ही इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम जर्मनी।
ठीक है। अनलाइक इन द पास गवर्नमेंट एंड आरबीआई, तो यहाँ पे जो सजेशन दिया गया आर्टिकल में, गवर्नमेंट एंड द आरबीआई दे शुड रेजिस्ट, ठीक है, दे शुड रेजिस्ट फ्रॉम लॉन्चिंग अ करेंसी डिफेंस। तो रुपी का जो अपना नेचुरल लेवल है वो अपने आप फाइंड कर लेगा, लेट दैट नेचुरल लेवल ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा अपने आप रुपी का। इन द नियर टर्म इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इंपोर्टिंग इन्फ्लेशन। डेफिनेटली अगर कल को अगर डॉलर 85 रुपीज़ हो जाता है या 90 रुपीज़ हो जाता है, और हम डेफिनेटली हमारी एनर्जी नीड्स या ऑयल नीड्स की बात करें, हम कितना सारा सिग्निफिकेंटली वो इंपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इंपोर्टिंग इन्फ्लेशन का वो जो खतरा है वो रहता है, ठीक है। बट इन द लॉन्गर रन दिस विल ऑल्सो बूस्ट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, बिकॉज अगेन अगर रुपी गिर रहा है, अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, तो लेट्स से अमेरिका में जो हमारे एक्सपोर्ट्स जाएंगे, तो अमेरिका के लिए वो एक्सपोर्ट्स चीपर होंगे, यानी कि अमेरिका को इंडियन कमोडिटीज खरीदना चीप लगेगा, ठीक है, सस्ता लगेगा, तो ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं हमारे। और साथ में ये बात भी आती है कि अकेला सारा का सारा जो हमारा एक्सपोर्ट है अमेरिका में तो नहीं जाता ना, यूरोपियन यूनियन में भी जाता है। इनफैक्ट ईयू थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, है ना। और अगर हम रुपी वर्सेस अगर यूरो की बात करें, तो द रुपी हैज स्ट्रेंथन्ड अगेंस्ट द यूरो, राइट। तो इस करके अभी जो बातें आर्टिकल्स में आ रही है, न्यूज़पेपर्स में आ रही है, वो ये बता रही है कि अभी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा अभी एक मोमेंटरी फेज है, ठीक है, ये सेटल डाउन कर जाएगा, बट लेट द रुपी फाइंड इट्स ओन लेवल, ऑटोमेटिकली वो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत ब्रीफली समझेंगे, ये इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में से कुछ बातें हैं जो मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करी हैं कि व्हाट इज द रुपी एक्सचेंज रेट। तो रुपी एक्सचेंज रेट यानी कि इज एसेंशियली कि भी नंबर ऑफ रुपीज वन नीड्स टू बाय डॉलर, नाउ वेदर दैट इज 80 रुपीज, वेदर दैट इज 100 रुपीज, वेदर दैट इज 70 रुपीज, तो रुपी एक्सचेंज रेट हो गया, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, नॉट टू जस्ट बाय द यूएस गुड्स बट ऑल्सो बाकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं, ठीक है, वो ट्रेड जो है, चाहे हम तेल ईरान से मंगा रहे हो या चाहे हम सऊदी से मंगा रहे हो, चाहे इराक से मंगा रहे हो, मंगाएंगे तो डॉलर में ही ना, है ना। तो ये बहुत मैटर करता है कि रुपी एक्सचेंज रेट कितना है। अगर डॉलर 90 रुपये है तो डेफिनेटली अभी जो हमने बात करी इंपोर्टिंग इन्फ्लेशन की बात आ जाती है, तेल तो हमने मंगाना ही है, तेल तो यहाँ पे इतना इंडिजिनसली हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो जब रुपी डेप्रिशिएट करता है तो इंपोर्ट करना जो काम है वो महंगा पड़ जाता है, ठीक है। बट इफ वन इज ट्राइंग टू एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट करना, अब अगेन एक्सपोर्ट अगर हम यूएस में कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, बिकॉज वाई, डेप्रिसिएशन के चलते जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो फॉरेन बायर्स के लिए चीपर हो जाते हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं। ऑल्दो एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है कि हम अपनी करेंसी जो है डेलिबरेटली उसको डिवैल्यूएट करें या डिप्रिशिएट करें, ये काम चाइना करता है ना। चाइना के यहाँ पे डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन नहीं होता, चाइना के यहाँ पे जो करेंसी है वो डीवैल्यू होती है। तो लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए अच्छी बात नहीं है कि हमारी जो करेंसी है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो दोस्तों जैसे हम देखें यहाँ पे पीक्स आप देख रहे हैं, है ना, जैसे हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, यूरोजोन क्राइसिस की बात करें, है ना, 2011-12 का पीरियड है, टेपर टैंट्रम जो कि 2013 की बात है। तो टेपर टैंट्रम यानी कि लेमैन टर्म में हम समझे कि देखिए 2007-8 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो अमेरिका ने और बहुत सारे जो यूरोपियन यूनियन के देश थे उन्होंने क्या किया था, और ज़्यादा लिक्विडिटी और ज़्यादा पैसा इंजेक्ट करने के लिए इकॉनमी में, इन्फ्यूज़ करने के लिए इकॉनमी में, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो सेंट्रल बैंक जैसे रेपो रेट बढ़ाता है, तो अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो डेलिबरेटली कम कर दिया था, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सस्ते दाम में पैसा उठा के इमर्जिंग इकोनॉमीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि डोमेस्टिक इकोनॉमी को, यूएस की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। अब लेकिन 2007-8 की बात है, रिसेशन आया था, लेकिन 2013 तक आते आते अमेरिका के फेडरल बैंक ने अनाउंस किया था, जो कि अभी भी हो रहा है, कि फेडरल जो बैंक है वो रेट हाइक कर रहा है ना। तो यानी कि वो जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है, जो असेट बाइंग प्रोग्राम है, उसको टेपर डाउन कर रहा है ना, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा हो जाएंगे। अब वो ज्यादा होने के कारण डेफिनेटली वोलेटिलिटी देखने को मिली थी, आपको याद होगा, शायद आपको ना भी याद हो क्योंकि उस टाइम पे आपने यूपीएससी की तैयारी शायद नहीं शुरू करी होगी, बट 2012-13 की बात है। डॉलर की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 2013 के आसपास अगेन 55 रुपीज से ज्यादा, देखिए यहाँ पे अगर 2013 की बात करें 68 रुपीज, यानी कि डॉलर जो है 68 रुपीज तक पहुंच चुका था। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो भी बहुत ज्यादा था, इट वॉज मोर देन 4% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। तो ये जो पीक्स आप देख रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, चाहे वो यूरोजोन क्राइसिस है, टेपर टैंट्रम है, कोरोना वायरस पैंडेमिक है, तो ये वोलेटिलिटी के कारण जो हमारी करेंसी है रुपी की, अगर हम बात करें, वो डेप्रिशिएट कर रही है। अगर हम पिछले कुछ 6-7 सालों की बात करें तो हमारी जो करेंसी है अगेंस्ट द डॉलर हैज बीन फेयरली रिजिलियंट, फेयरली स्टेबल एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज मे बी 10 और 12 ईयर्स बैक, राइट। तो यहां पे देखिए जो ग्राफ अगर आप देख रहे हैं लेमैन टर्म में, अगर आप समझें तो यहां पे ज्यादा स्पाइक्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहां पे देखिए स्पाइक्स कितने ज्यादा आ रहे हैं, यहां पे इतने ज्यादा स्पाइक्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एनीवेयर बिटवीन 72-73 से लेकर 79-80 तक पिछले 6-7 सालों में जो रुपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट रहा है।
नाउ ऑब्जर्वेशन, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ जो रुपी है दैट इज स्टिल मोर रेजिलिएंट एज कंपेयर टू द अदर इकोनॉमीज अगेंस्ट द डॉलर, ठीक है। या अगर हम पुराने क्राइसिस की बात करें जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आया था, या टेपर टैंट्रम यानी कि जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है, या अगर हम बात करें जो क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम है उसको रिवर्स करना, ठीक है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को फिर से टाइटन करना, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, ठीक है। इफ वन लुक्स एट द होल बास्केट ऑफ करेंसीज, फॉर एग्जांपल चलो अगर रुपी जो डॉलर के अगेंस्ट है वो डेप्रिशिएट करा है, लेकिन बाकी जो करेंसीज है यूरो हो या पाउंड हो उसके अगेंस्ट हमारी करेंसी अप्रिशिएट करी है। यूएस डॉलर सारी ही करेंसीज के अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर बना है। रुपी इन टर्न हैज बिकम स्ट्रॉन्गर देन मेनी अदर करेंसीज सच एज द यूरो। अब दोस्तों यहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात समझें, आई एम श्योर आपने बात इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी होगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में दो तरह के अकाउंट्स आ जाते हैं, दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक तो आता है आपका करंट अकाउंट, एक आता है आपका कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है ट्रेड अकाउंट यानी कि वो अकाउंट जहां पे इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स और गुड्स रहता है, और एक इनविजिबल अकाउंट यानी कि जहां पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज रहता है। तो सर्विसेज यहां पे आपकी आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आ जाते हैं, टूरिज्म के जो रेमिटेंस, टूरिज्म हो गया, रेमिटेंसेज हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। कैपिटल अकाउंट में आपका जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आ गया। अब ट्रेडिशनली तो देखिए हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, है ना। ट्रेडिशनली तो देखिए बहुत रेयर होगा कि हम देखें कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है ना, बिकॉज हमारा जो मोस्टली जो एनर्जी नीड्स हैं, ऑयल की अगर हम बात करें, हम कितना सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट हम करते हैं, एक्सपोर्ट हम चलो अपनी सर्विसेज की बात करें, टूरिज्म की बात करें, तो एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज की बात कब होती है, यानी कि जब हमको डॉलर्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर टूरिस्ट आ रहे हैं इंडिया में, है ना, अब टूरिस्ट इंडिया में आएंगे, घूमेंगे, कहीं जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, तो डेफिनेटली उनको रुपीस चाहिए, वो डॉलर्स में तो यहाँ पे घूम फिर नहीं सकते हैं। अब उनको रुपीस चाहिए तो रुपीस खरीदेंगे डॉलर्स के बदले, ठीक है। रेमिटेंसेज यानी कि अगर आप बाहर, आप कहीं बैठे हैं, बाहर कहीं काम कर रहे हैं, आप अपने परिवार को, लेट्स से आप गल्फ रीजन में हैं, आप अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, कहीं पे भी हैं, और आपने अपने परिवार को पैसे भेजने हैं, तो आप ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी में भेजेंगे, रेमिटेंसेज आ जाते हैं, ठीक है। तो अगेन इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, तो वो इनविजिबल कंपोनेंट में आ जाता है। फिर एफडीआई की बात करें, एफआईआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, वो आपका कैपिटल अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो अगर ट्रांजैक्शन लीड्स टू डॉलर्स कमिंग इनटू इंडिया तो इट इज शोन एज अ पॉजिटिव साइन। तो आईटी एक्सपोर्ट्स, टूरिज्म, रेमिटेंसेस, तो डॉलर्स यहां पे आ रहे हैं, तो यानी कि पॉजिटिव साइन। इफ ट्रांजैक्शन मींस डॉलर्स लीविंग इंडिया, तो आप कुछ चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई आपने गाड़ी वहां से इंपोर्ट करी अमेरिका से, तो मींस कि जो डॉलर्स हैं वो यानी कि हम डॉलर्स सेंड कर रहे हैं। डॉलर्स यानी कि हम पहले क्या करेंगे, डॉलर्स खरीदेंगे, रुपीस के जरिए हम डॉलर्स खरीदेंगे, हमने डॉलर्स बाय करने तो रुपीस जाएंगे, तो वो डॉलर्स हम कोई चीज इंपोर्ट करें यानी कि डॉलर्स आउटगो हो रहे हैं, ठीक है। तो इफ an Indian buys an American car, dollars will flow out of the balance of payment and it will account for in the trade account. If an American invests in the Indian stock market, तो ये foreign institutional investment आ गई, foreign portfolio investment आ गई, तो डॉलर जो है they will come into the BOP table। तो जब अमेरिका अगर कोई भी अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, कोई भी हो, अगर इन्वेस्ट करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो जो वो करेंसी है वो कहां पे जाएगी, कैपिटल अकाउंट में आएगी। चलिए, तो कंक्लूजन क्या है, देखिए दोस्तों, यहां पे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को टैंडम चलना पड़ेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि आरबीआई के द्वारा, आरबीआई का फोकस किस पे होना चाहिए, आरबीआई का फोकस अभी करेंसी के ऊपर इतना नहीं होना चाहिए, कंक्लूजन यहां पे आ रहा है, ठीक है। वो जो रुपी है वो अपने आप अपना नेचुरल लेवल फाइंड कर लेगा। आरबीआई का फोकस होना चाहिए महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए, ये आरबीआई का मैंडेट है। सरकार का फोकस क्या होना चाहिए, सरकार का फोकस होना चाहिए कि वो जो अपनी बोरविंग्स हैं, ठीक है, कि ज्यादा हाई फिस्कल डेफिसिट ना हो एज अ प्रोपोर्शनेट टू द जीडीपी। सरकार का फोकस होना चाहिए कि बोरिंग्स को कंटेन करना। अगर ज्यादा बोरविंग्स होंगी तो ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि सरकार अगर ज्यादा खर्चा कर रही है, सरकार के पास इतने पैसे नहीं आ रहे हैं, इतना अगर रेवेन्यू सरकार के पास नहीं आ रहा, इतना टैक्सेस सरकार के पास नहीं आ रहे, तो सरकार ज्यादा खर्चा कहां से करेगी, तो ज्यादा खर्चा मार्केट बोरिंग्स के द्वारा करेगी। तो अगर बोरिंग्स होंगी तो दैट विल डेफिनेटली लीड टू मोर फिस्कल डेफिसिट। तो वो चीज हम नहीं चाहते हैं, बिकॉज अगर ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा, दैट विल एंड अप डूइंग व्हाट, that will end up increasing inflation, and that will, because inflation will increase, that will end up eating up the domestic savings। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है आज का, रिगरस स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट एंड नॉट लेजिस्लेशंस, ठीक है। हम अपने इतिहास की बात करें, उसको जितना ज्यादा स्टडी करें और ना कि केवल लेजिस्लेशंस इंट्रोड्यूस करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत क्विंटेसेंशियल है फॉर प्रिजर्विंग आवर टैंजिबल हेरिटेज। आपके क्या व्यूज हैं, इसको आप कमेंट करिए 250 शब्दों में। तो ये जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको मैंने पूछा है। बाकी दोस्तों, जाने से पहले जो एडवर्टाइजमेंट आपके साथ हम शेयर करते हैं, तो दोस्तों हमारे कुछ कोर्सेज हैं, करंट अफेयर्स के, जनरल स्टडीज मेंस के, स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप है। तो यदि आप मेंस इस साल लिख रहे हैं, आपको स्पेशल मेंटरशिप चाहिए, तो आपको मेंटरशिप इस कोर्स में बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स प्रोवाइडेड रहेगी, यानी कि जो ऑलरेडी
सर्विंग आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स हैं। तो यदि आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इनरोल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत चिंता का विषय रहता है, ऑल्दो आई ऑलवेज एनकरेज आप अपना खुद का न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन हमारे इस करंट अफेयर्स कोर्स में आपको डेली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइडेड रहेंगे 6 days अ वीक, जहां पे आपके साथ जो टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज ऑफ कोर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे सब्जेक्ट आपके साथ जो डिस्कस करे जाएंगे, जो टॉपिक्स डिस्कस करे जाएंगे, प्री और मेंस ओरिएंटेड दोनों आपको डिस्कशन देखने को मिलेगी और रेलेवेंट PYQ डिस्कशन भी आपको देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, आप इन कोर्सेज के बारे और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए 1800-890-3043 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।